मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लेकर के पहले भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के मोहब्बत का देशा मोहब्बत के सफर पर है। मैं चाहता हूं कि एक एक हाथ उठे, आपकी तालियां बनी राहुल गांधी जी को आवाज है। आदरणीय राहुल गांधी जी आपके बीच में आ रहे हैं। वो सभी आवाज में चलना मुझे, मैं अपनी तरफ चलना मुझे। आदरणीय राहुल गांधी जी आपके बीच अखिलेश सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मदन मोहन झा जी, तारिक अनवर जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, कन्हैया कुमार जी, मोहम्मद जावेद जी, अहमद अशफाक करीम जी, अलायंस के नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी, महबूब आलम जी, कुणाल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अभी जब अखिलेश जी का भाषण चल रहा था तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया। आपके स्टेट के आखिरी चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूँ, आपको सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहाँ स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस से हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ा है। उधर से आता तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो, समझता कुछ है ये ना है, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है, नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। इस यात्रा में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, उनमें से एक न्याय, उसको आप सामाजिक न्याय कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागीदारी कह दीजिए, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। मैंने पहले भाषण में कहा है कि इस देश में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं,
दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं। हर समाज में कमजोर लोग हैं। ओबीसी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है। मगर अगर मैं आज आपसे पूछूं कि इस देश में ओबीसी समाज की आबादी कितनी है, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। दे सकते हैं? कोई नहीं जानता। और मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देश के किसी भी सेक्टर को देख लो, सरकार की बात करनी है तो मैंने पिछले भाषणों में कहा, जो देश की सरकार को चलाते हैं 90 अफसर हैं, आईएएस के अफसर हैं। 90 में से 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। और अगर 90 अफसर पूरे के पूरे बजट के बारे में निर्णय लेते हैं, तो ये ओबीसी अफसर 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। तो सरकार में ना ओबीसी की, ना दलित की, ना आदिवासी की भागीदारी। सरकार को छोड़िए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनी को देख लीजिए, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों के नाम पढ़िए, आपको उन नाम में से एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। मीडिया को देख लीजिए, अखबारों को देख लीजिए, टीवी को देख लीजिए, एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग आपको नहीं मिलेगा। रिपोर्टर मिल जाएंगे, उनको भी कोने में बैठा रखा है, जो उनके दिल में वो बोल नहीं पाए। मगर सीनियर मैनेजमेंट में और मालिकों में आपको एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी नहीं मिल सकता। प्राइवेट एजुकेशन के सिस्टम को देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, प्राइवेट अस्पताल देख लीजिए, एक मालिक आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी का नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो ये तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। अब सवाल बनता है, पहला कदम क्या होना चाहिए? जिनको चोट लगती है, पहला काम डॉक्टर कहता है, पैर में चोट लगती है, पहला काम डॉक्टर कहता है ऐसे करो, एक्सरे जाके कर लो। एक्सरे करने के बाद साफ पता लग जाता है कि हड्डी कहां से टूटी। बैठिए, जा रहे हैं। सही बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। एक एक्सरे हो जाए, उसके बाद हमारा क्या हो सकता है, मगर मेरे एक एक्सरे हो जाए कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए,
जनरल कास्ट के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, ओबीसी जात के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, गरीब इतने हैं, किसान इतने हैं, मजदूर इतने हैं, भूखे इतने हैं, आदिवासी के इतने लोग हैं। इसमें आदिवासियों में अलग अलग ट्राइब से इतने इतने लोग हैं, दलित कितने हैं, इसमें दलितों में ये अलग अलग लोग हैं, ये भूखे मर रहे हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं। बस मैं यही कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का यही मतलब है, और सामाजिक न्याय का पहला कदम देश का एक्सेप्ट करना। बात समझिए, नितिन जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नितिन जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डालते किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर है, बीजेपी नहीं चाहती इस देश का एक्सरे हो, डटने एक्सरे से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी है, कितने दलित है, कितने आदिवासी है। बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी यहाँ कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे हम अपना काम कर लेंगे मिलके। हमारा गठबंधन यहाँ पे जो करना है कर देगा। ये हुई बात सामाजिक न्याय की। अब मैं आपको आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूँ। आपने मुझे अभी वो माला दिया, खाने वाला माला सुनाइए। मैं 1 मिनट में आपको आर्थिक अन्याय समझाने जा रहा हूं। ये बिहार के मकान देखने मजे आ रहे हैं, आ रहे होंगे उनको। बैठा नहीं मिलता मकान तो बैठा बैठा। मजा नहीं आना चाहिए। ये आ गया। ये देखो कितना सुंदर मखाने का माला है। अब ये देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, इसको याद रखिए। ये 10 तकरीबन 10 किलो का है, ठीक है? इसको याद रखिए। ये बिहार के
गरीब किसानों का खून पसीना है। सही बात है। ये बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना लेकर घंटों पानी में बैठकर भारती है कि ये हमें मिला है। 10 किलो का ही आपको